बिजली हम सबके चारों तरफ है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये हमारे घरों और दफ्तरों तक इतनी आसानी और सुरक्षा से पहुंचती कैसे है? देखिए, किसी भी बड़े पावर सिस्टम के दिल में ना दो बहुत ही जरूरी हिस्से होते हैं। एक है हाई टेंशन यानी एचटी पैनल और दूसरा लो टेंशन यानी एलटी पैनल। आज हम इन्हीं दोनों के बारे में सब कुछ जानेंगे, ये कैसे काम करते हैं और किसी भी साइट प्रोफेशनल के लिए इनकी जानकारी रखना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बिजली के इन दो अलग अलग रूपों को समझने से। फिर हम इन पैनलों के अंदर देखेंगे कि इनके हार्डवेयर में क्या फर्क होता है। इसके बाद समझेंगे कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और पावर फेल होने पर क्या होता है। और आखिर में हम इसे एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट के साथ पूरा करेंगे, जो किसी भी साइट इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन के बहुत काम आएगी। चलिए इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि बिजली का ग्रिड हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा है, तो इस हिसाब से हाई टेंशन यानी एचटी पैनल हमारी मुख्य धमनियों यानी आर्टरीज की तरह है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली को पूरी ताकत से लंबे दूरी तक ले जाती हैं। वहीं लो टेंशन यानी एलटी पैनल उन पतली पतली केशिकाओं यानी कैपिलरीज की तरह है, जो आखिर में हर एक अंग तक मतलब हर मशीन और लाइट बल्ब तक सही और सुरक्षित बिजली पहुंचाती हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों सिस्टम्स को अलग क्या करता है। देखिए, ये कोई अपनी मर्जी से तय की गई बात नहीं है, बल्कि ये तो फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है। 1000 वोल्ट की एक पक्की लाइन है जो इन दो टेक्नोलॉजी को साफ साफ अलग करती है। इससे ऊपर जो भी है वो हाई टेंशन है और इससे नीचे का सब कुछ लो टेंशन। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1000 वोल्ट की इस लाइन के दोनों तरफ डिजाइन बनाने का तरीका ही बदल जाता है। हाई टेंशन की तरफ सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि इतनी ज्यादा एनर्जी को सुरक्षित तरीके से कंट्रोल किया जाए, मतलब सब कुछ सेफ्टी के इर्द गिर्द घूमता है। वहीं दूसरी तरफ लो टेंशन की दुनिया में सारा ध्यान इस बात पर होता है कि बिजली को आखिरी यूजर तक कुशलता से और सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचाया जाए। अच्छा, अब जब हमने थ्योरी में इनके फर्क को समझ लिया है, तो चलिए अब इन पैनलों के अंदर की दुनिया में चलते हैं। हम देखेंगे कि ये जिस वोल्टेज को संभालते हैं, उसकी वजह से इनके अंदर के जो पुर्जे हैं वो एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। किसी भी सर्किट ब्रेकर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है एक जबरदस्त इलेक्ट्रिकल आर्क को बुझाना। आर्क मतलब बिजली की एक बहुत तेज चिंगारी जो सर्किट टूटने पर बनती है। एलटी और एचटी पैनलों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि वे इस खतरनाक आर्क से कैसे निपटते हैं। एलटी पैनल इसे बुझाने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एचटी पैनल एक कहीं ज्यादा एडवांस तरीका अपनाते हैं, वैक्यूम। और ये टेबल शानदार तरीके से दिखाती है कि इस डिजाइन का लंबे समय में क्या असर होता है। जरा मेंटेनेंस और लाइफ स्पैन के फर्क को देखिए। एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी वीसीबी 20-30 साल तक आराम से चल सकता है, जबकि एक एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी को हर कुछ महीनों में देखभाल की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि गलत किस्म का ब्रेकर इस्तेमाल करना सिर्फ नियमों के खिलाफ नहीं है, ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों से खिलवाड़ करने जैसा है। 1000 वोल्ट से ज़्यादा पर हवा में एक आर्क को मजबूती से रोका ही नहीं जा सकता और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पैनलों के अंदर की चीज़ों को समझ गए हैं। चलिए अब एक और अहम सवाल पर बात करते हैं। हम एक से ज्यादा बिजली के सोर्स को, जैसे मान लीजिए एक बैकअप जनरेटर और मेन ग्रिड, आपस में सुरक्षित तरीके से कैसे जोड़ते हैं। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे सिंक्रोनाइजेशन हल करता है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए, जो ये पक्का करता है कि दो अलग अलग ऑर्केस्ट्रा एक साथ जुड़ने से पहले बिल्कुल सही तालमेल में बजें। अगर उनका सुर नहीं मिला तो संगीत की जगह जबरदस्त शोर होगा। तो इस सही तालमेल को बिठाने के लिए 3 बहुत जरूरी शर्तों को लगभग 100% सटीकता के साथ पूरा करना होता है। चलिए इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहला है वोल्टेज का मैच होना। जो इनकमिंग सोर्स है और जो मेन बस बार है, जो एक तरह से बिजली का सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, उनके बीच वोल्टेज का लेवल लगभग एक जैसा होना चाहिए। इसमें 5% से ज्यादा का फर्क नहीं हो सकता। दूसरा है फ्रीक्वेंसी का मैच होना,
मतलब दोनों सोर्स एक ही रफ्तार से धड़कने चाहिए। इसके लिए जनरेटर के इंजन की स्पीड को ठीक से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी में 1% से भी कम का अंतर हो। और आखिर में सबसे अहम, फेज एंगल का मैच होना। दोनों सोर्स के वेवफॉर्म को पूरी तरह से एक ही स्टेप में होना चाहिए, जैसे रिले रेस में दो धावक बिना किसी गड़बड़ी के बैटन पास करते हैं। अगर वे एक साथ नहीं हैं तो बैटन गिर जाएगा और हमारे मामले में नतीजा होगा एक बड़ा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो असल दुनिया में इन सब का क्या मतलब है? मान लीजिए बिजली चली जाती है और एक बैकअप जनरेटर को फौरन काम संभालने की जरूरत पड़ती है, तब क्या होता है? यहीं पर एक ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन पैनल अपना कमाल दिखाता है। ये पूरी की पूरी मुश्किल प्रक्रिया ग्रिड पर नजर रखने से लेकर जनरेटर चालू करने, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मिलाने और आखिर में लोड ट्रांसफर करने तक सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर लेता है, और वो भी बिना किसी इंसान की मदद के। लेकिन क्या होगा अगर वो ऑटो सिस्टम ही फेल हो जाए या मान लीजिए जनरेटर ही स्टार्ट ना हो? यहीं पर मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन काम आता है। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैनुअल ऑपरेशन के लिए एक ट्रेन्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी बैकअप देता है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं करता तो एक प्रशिक्षित इंजीनियर इसे खुद करके बिजली को चालू रख सकता है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इसे एक आखिरी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में समेटते हैं, जो हर साइट इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन या सुपरवाइजर के पास हमेशा होनी चाहिए। ये पॉइंट सिर्फ सुझाव नहीं है, ये इन मुश्किल और ताकतवर सिस्टम्स के साथ सुरक्षित और सही तरीके से काम करने की नींव हैं। वोल्टेज चेक करने से लेकर अपने ब्रेकर का टाइप जानने और सिंक्रोनाइजेशन की शर्तों को समझने तक, ये वो बेसिक बातें हैं जो आपको और आपकी टीम को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। और यह हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है कि शुरुआती लागत को लंबे समय की विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। हम जानते हैं कि एयर बेस्ड ब्रेकर सस्ते आते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है और उनके फेल होने का खतरा भी। तो सवाल ये है कि काम चलाऊ चीज़ कब एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर को ईमानदारी से करना पड़ता है।